जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने परिवार नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हम इतिहास विषय का अध्ययन कर रहे थे और इसी क्रम में हमने मध्यकाल को प्रारंभ किया था। और मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में हमने उत्तर भारत के जो पूर्व मध्यकाल देख रहे थे, तो उत्तर भारत के जितने भी राजवंश थे उन सबको देख लिया था। तो आज चलते हैं दक्षिण भारत की तरफ। तो आइए देख लेते हैं कि मध्यकाल में दक्षिण भारत की क्या स्थिति थी, क्या रूपरेखा थी, उनकी कला संस्कृति कैसा था, उनका प्रशासन कैसा था। आइए इन सब बातों का डिटेल में अध्ययन करते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। टॉपिक का नाम ये पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत। पूर्व मध्यकाल में दक्षिण भारत। देखिए ऐतिहासिक दक्षिण भारत, सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि दक्षिण भारत कहते किसको हैं। तो देखिए ये जो विंध्य पर्वतमाला है एवं नर्मदा नदी है, ये उत्तर एवं दक्षिण के बीच एक बाउंड्री का कार्य करती है, ठीक है, जिसको विभाजित करती है उत्तर एवं दक्षिण को, ठीक है। तो विंध्य क्षेत्र के जो दक्षिण का भाग है, इसको दक्षिण भारत की संज्ञा दी जाती है, ठीक है। तो ये देखेंगे कि दक्षिण भारत किसको कहते हैं। आगे देख लेते हैं क्या है। इसमें एक मैप है, पॉलिटिकल मैप वाकाटक का, ये वाकाटक का। तो जो पहला राजवंश हम लोग देखेंगे वाकाटक को देखेंगे दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं, वाकाटक के बारे में देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। वाकाटक वंश, वाकाटकों को ने तीसरी से छठी शताब्दी के मध्य दक्षिणा पथ पर शासन किया, यानी दक्षिण में शासन किया। इनका मूल निवास स्थान बरार या विदर्भ था, बरार या विदर्भ था, ठीक है। और जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि इनकी स्थापना किसने की, तो इनकी स्थापना की थी विंध्य शक्ति ने। तो ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। और दूसरा कि प्रवर सेन प्रथम वास्तविक संस्थापक था। स्थापना तो विंध्य शक्ति ने कर दी थी, लेकिन जो प्रवर सेन था इसको रियल फाउंडर माना जाता है। इसने सम्राट की उपाधि भी धारण की थी। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है। अगला कलात्मक अभिव्यक्ति। तो वाकाटकों के कुछ कला अभिव्यक्ति में क्या इनकी वस्तु स्थिति थी उसको देख लेते हैं। कि संस्कृत के विदर्भ शैली का जो पूर्ण विकास इनके ही दरबार में हुआ, ठीक है। तो ये पॉइंट है। वाकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावलंबी थे। ब्राह्मण धर्मावलंबी मतलब हिंदू धर्म से संबंधित थे। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। अश्वमेध यज्ञ, वाजपेय आदि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठान किया गया, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। अजंता के, ठीक है, ये विद्या प्रेमी तथा कला और साहित्य के उदार संरक्षक भी थे, इसको भी ध्यान रखना है। अजंता के 16वां व 17वां जो गुहा विहार है और 19वें गुहा चैत्य का निर्माण इसी युग में हुआ था, वाकाटकों के युग में हुआ था। तो इसको भी ध्यान रखना है। तो वाकाटक के बारे में ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे। आइए आगे देख लेते हैं। आगे दक्षिण भारत के कुछ और राजवंश हैं, इनको देख लेते हैं। देखिए चालुक्यों के बारे में देखेंगे पहले। देखो पल्लव, राष्ट्रकूट, चालुक्य और चोल। तो मैप में एक बार देख लेते हैं कहाँ कहाँ थे। ये वातापी के चालुक्य हैं। हमें चालुक्यों की 3 शाखाएं दिखाई देती हैं इतिहास में। तो एक है वातापी के चालुक्य और एक है कल्याणी के चालुक्य। तो ये है कल्याणी के चालुक्य। और एक है वेंगी के चालुक्य, ये पूरब में थे वेंगी के चालुक्य, ठीक है। और इसके बाद कुछ और, ये राष्ट्रकूट थे, इनका टेरिटोरियल ये था। ये पल्लव थे और ये चोल वगैरह थे, यहाँ चोल, ठीक है। तो ये एक मैप है, ठीक है। आगे चलते हैं। चालुक्य वंश के बारे में देख लेते हैं। इनकी 3 शाखाएं थी। 3 शाखाएं कौन कौन सी थी? वातापी या बादामी, ठीक है। ये पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, ठीक है। वातापी के पूर्वकालीन पश्चिमी चालुक्य, इनको पश्चिमी चालुक्य भी कहा जाता है। 550 से 750 ईस्वी। अब देखिए ये चल तो रहे थे, इनका शासन चल रहा था, लेकिन बीच में राष्ट्रकूटों का जब उदय हुआ तो इनका अंत हो गया। उसके बाद क्या हुआ? इनके अंत के बाद फिर कल्याणी के उत्तरकालीन पश्चिमी चालुक्य आ गए। दोनों के टाइम पीरियड भी अलग अलग हैं। तो इनके राष्ट्रकूटों के उदय से इनका अंत हो गया, तो फिर आए कल्याणी के उत्तरकालीन चालुक्य। किसके? राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात इनका उदय हुआ, कल्याणी के चालुक्यों का। और इनके बाद फिर आते हैं वेंगी के चालुक्य, या वेंगी के पूर्वी चालुक्य भी इनको कहते हैं। तो ये आते हैं। तो ये थे 3 शाखा चालुक्यों की,
अब इनके बारे में महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन कुछ है, देख लेते हैं। तो पहला जो हमें मिलेगा, पहला है बादामी या वातापी के चालुक्यों की। इनके संस्थापक कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। पुलकेशिन प्रथम इनके संस्थापक थे, इनके फाउंडर थे। और जैसा कि इनके नाम में भी लगा हुआ है, इनकी राजधानी वातापी या बादामी थी। तो ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। इनके जो फाउंडर है, ये इंपॉर्टेंट पूछ सकता है, मैचिंग में पूछ सकता है कि तीनों जो चालुक्य थे और तीनों के फाउंडर, मैचिंग में एक दूसरे से पूछ सकता है। इन्होंने 6वीं शताब्दी के मध्य से 8वीं शताब्दी के मध्य तक, 6वीं शताब्दी के मध्य से लेकर 8वीं शताब्दी के मध्य तक शासन किया। ठीक है। इसके बाद है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय बहुत ही महत्वपूर्ण शासक था इनका, देख लेते हैं। सर्वाधिक शक्तिशाली, इसके एहोल अभिलेख, एहोल अभिलेख किसका है? पुलकेशिन द्वितीय का है। और किसके द्वारा रचित है? रवि कीर्ति द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बने भी हैं, तो आगे भी बनने की प्रबल संभावना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना है। एहोल अभिलेख रवि कीर्ति द्वारा। तो यहां से क्या होता है? एहोल अभिलेख से पुलकेशिन द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। और इसी काल में पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर बना। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय के काल में ही पट्टडकल का विरूपाक्ष मंदिर बना, ये भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, इनके बारे में देख लेते हैं। कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य, वातापी के चालुक्यों का स्थान राष्ट्रकूटों ने ले लिया। तो वातापी के बाद कौन आए? राष्ट्रकूट आए। और राष्ट्रकूट का जब पतन हो गया तो इनके बाद फिर आए कल्याणी के चालुक्य। तो ये ध्यान रखना, क्रम आपसे पूछ सकता है, हो सकता है क्रम ही पूछ ले। तो हमारे दिमाग में सामान्यतः ये नहीं आएगा कि इन दोनों चालुक्यों के बीच में राष्ट्रकूट भी आ गए थे, लेकिन ये ध्यान रखना है आपको। तो इनके संस्थापक थे तैलब द्वितीय। 973 ईस्वी से 997 ईस्वी तक तैलब द्वितीय का कार्यकाल था। देखिए, मेरुतंग की प्रबंध चिंतामणि एक पुस्तक है, प्रबंध चिंतामणि। तो प्रबंध चिंतामणि से क्या होता है कि तैलब द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसको ध्यान रखना है, प्रबंध चिंतामणि। ठीक है। सोमेश्वर द्वितीय ने, एक शासक है सोमेश्वर द्वितीय, इन्होंने राजधानी मान्यखेत से, इनकी जो राजधानी मान्यखेत थी, मान्यखेत से राजधानी कल्याणी स्थानांतरित कर दिया। और जब राजधानी कल्याणी स्थानांतरित कर दिया तो कल्याणी के नाम पर ही कल्याणी के पश्चिमी चालुक्य कहा जाता है इनको। तो ये भी ध्यान रखना है। विक्रमादित्य षष्ठम एक शासक है इनके राज दरबार में विक्रमांक देव चरित के लेखक बिल्हड़ रहते थे। विक्रमादित्य षष्ठम के राज दरबार में विक्रमांक देव चरितम ये बुक है, इसके लेखक कौन थे? बिल्हड़ थे। कश्मीर के कल्हड़ से आप लोग कंफ्यूज मत होना, वो अलग थे, ये अलग है, ये बिल्हड़ है। तथा मिताक्षरा के रचयिता विज्ञानेश्वर रहते थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, विक्रमादित्य षष्ठम के दरबार में कौन कौन रहता था? ये विक्रमांक देव चरितम के लेखक बिल्हड़ तथा मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर रहते थे। तो इसको ध्यान रखना है। चोर पंचशिका भी बिल्हड़ की ही कृति है। तो बिल्हड़ ने 2 महत्वपूर्ण किताब लिखी है, एक चोर पंचशिका और विक्रमांक देव चरितम। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दोनों पुस्तक को ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं। अब वेंगी के चालुक्यों के बारे में दिया गया है। वेंगी के चालुक्य, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच था इनका शासन, आंध्र प्रदेश के कृष्णा गोदावरी नदी के बीच। और इनके जो फाउंडर थे विष्णुवर्धन थे, इनके फाउंडर थे विष्णुवर्धन थे। तो ये थे वेंगी के चालुक्य। इनके कुछ कला एवं संस्कृति को देख लेते हैं, इनके कुछ कलात्मक अभिव्यक्तियों को देख लेते हैं। तो चालुक्य शासकों ने परमेश्वर और महाराजाधिराज, विराज, परम भट्टारक और परम भागवत, पृथ्वी वल्लभ जैसी विशाल उपाधियां ग्रहण की। तो ये सब इनकी उपाधियां थी जो चालुक्य शासकों ने धारण की थी। तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। जो इनका राज चिन्ह था मयूर ध्वज था। चालुक्यों का राज चिन्ह मेरे प्यारे बच्चों मयूर ध्वज था।
और इनके कुल देवता कौन थे? कुल देवता विष्णु थे तथा इनका प्रतीक चिन्ह वराह था। इनका प्रतीक चिन्ह वराह था। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है आपको। एहोल अभिलेख के रचयिता कौन थे? एहोल अभिलेख के रचयिता रवि कीर्ति थे। रवि कीर्ति जैन था ये था। चालुक्य मंदिर के उत्कृष्ट उदाहरण बादामी, एहोल तथा पट्टडकल से मिलते हैं। इन तीनों जगहों से, बादामी से, एहोल से तथा पट्टडकल से चालुक्यों के मंदिर स्थापत्य कला के विशिष्ट उदाहरण मिलते हैं, उत्कृष्ट उदाहरण मिलते हैं। और यहां तक कि इसीलिए एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था, सिटी ऑफ टेम्पल। एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था, सिटी ऑफ टेम्पल। ध्यान रखना है। कुछ इनके मंदिर को देख लेते हैं। मेगुती मंदिर इनके काल का बना हुआ है। पापनाथ का मंदिर ये भी चालुक्यों के काल का है। ठीक है, नागर शैली में था। उत्तर भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली थी वो नागर शैली कही जाती है, और दक्षिण भारत में जो मंदिर निर्माण की शैली है वो द्रविड़ शैली कही जाती है। और इन दोनों का जो मिक्सअप, जो मिश्रित शैली था उसको वेसा शैली कहते हैं। तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, विरूपाक्ष मंदिर ये द्रविड़ शैली में बना था। तो देखिए इनके जो चालुक्यों के काल में नागर शैली भी दिखाई देती है और हमें द्रविड़ शैली के भी उदाहरण दिखाई देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना है। त्रैलोक्येश्वर मंदिर और संगमेश्वर मंदिर ये भी ध्यान देना है। तो ये कुछ मंदिरों के उदाहरण थे जो चालुक्यों के काल में बने, तो इसको ध्यान देना है। आइए आगे देख लेते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। अगला एक महत्वपूर्ण शासक है राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूटों के अभिलेखों में उनका मूल निवास स्थल लातूर माना गया है, लातूर। ठीक है, इनकी स्थापना किसने की थी? दंती दुर्ग ने की थी 752 ईस्वी में। तो राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक कौन थे? दंती दुर्ग थे। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। इनकी जो स्थापना की थी मान्यखेत या मालखेत में, ये भी ध्यान रखना है। कृष्ण प्रथम 756 ईस्वी में राजा बना। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था। एलोरा में जो प्रसिद्ध कैलाश मंदिर है इसका निर्माण कृष्ण प्रथम ने कराया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। इसके वास्तुकार कौन थे? ये जो एलोरा में कैलाश मंदिर बना इसके वास्तुकार थे कोंकण। कोंकण इसके वास्तुकार थे, ये भी ध्यान रखना है। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है ध्रुव प्रथम। ध्रुव प्रथम ये प्रथम राष्ट्रकूट शासक था जिसने उत्तर भारत में त्रिपक्षीय संघर्ष आपने पढ़ा होगा, प्रतिहार व पालों पर आक्रमण किया, त्रिकोणी संघर्ष में भाग लिया इसने। ठीक है, तो राष्ट्रकूटों की तरफ से त्रिकोणी संघर्ष में किसने पहले भाग लिया? ध्रुव प्रथम ने भाग लिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान देना है आपको। अमोघ वर्ष प्रथम ने, ये भी एक अन्य शासक है, साहित्य व धर्म में अधिक रुचि ली। अमोघ वर्ष प्रथम ने साहित्य व धर्म में अधिक रुचि ली। ठीक है, इसने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य की रचना की। अमोघ वर्ष प्रथम ने कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के प्रथम काव्य की रचना की। तो आपसे पूछ सकता है कविराज मार्ग की रचना किसने की? अमोघ वर्ष ने की थी। किस भाषा में की थी? कन्नड़ भाषा में की थी। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। कृष्ण तृतीय अगला महत्वपूर्ण शासक है। कृष्ण तृतीय के दरबार में कन्नड़ का कवि पोन्न रहता था। ठीक है, जिसने शांति पुराण की रचना की थी। पोन्न ने शांति पुराण की रचना की थी। ठीक है, तो पोन्न के बारे में ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट। अभी आगे और भी चीजें आएंगी वो भी देख लेंगे। तो इनके साहित्य एवं संस्कृति के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रकूटों के साहित्य एवं संस्कृति के बारे में। दक्षिण से उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली दक्षिण की पहली शक्ति राष्ट्रकूट थी। तो राष्ट्रकूटों ने ही पहली बार ही मतलब प्रथा प्रारंभ कर दी कि दक्षिण से आके उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की। और इनकी भी तरफ से, राष्ट्रकूटों की तरफ से पहली बार किसने किया था? ध्रुव प्रथम ने किया था। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर इस प्रथा को प्रारंभ कर दिया था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको ध्यान देना है। कन्हेरी बौद्ध विहार को शिक्षा का प्रसिद्ध विश्वविद्यालय के रूप में ख्याति राष्ट्रकूटों के ही काल में मिली। जो कन्हेरी का बौद्ध विहार है वो राष्ट्रकूटों के काल में ही प्रसिद्धि मिली इसको। तो राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में अरब व्यापारियों को बसने
इस्लाम के प्रचार को एवं मस्जिद बनाने की स्वतंत्रता प्रदान की थी राष्ट्रकूटों ने। यानी कि अगर मैं एक लाइन में कहूं तो थोड़ा लिबरल टाइप के थे, क्योंकि मस्जिद बनाने की भी स्वतंत्रता दिए, अरबों को व्यापार करने की भी स्वतंत्रता दिए, उनको बसने की भी स्वतंत्रता दिए। तो ये था राष्ट्रकूटों के काल में इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए अपने अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, अगले पॉइंट की तरफ। कृष्ण तृतीय के शासन काल में हलायुद्ध ने, कृष्ण तृतीय के शासन काल में हलायुद्ध ने कवि रहस्य लिखा तथा कन्नड़ भाषा के आदि कवि पंपा ने आदि पुराण की रचना की। तो पंपा ने लिखा आदि पुराण, ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है। शांति पुराण का लेखक कौन था? पोन्न था। तो संस्कृत और कन्नड़ दोनों भाषाओं का कवि था। तो ये जो पोन्न था बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे पोन्न। क्यों? क्योंकि ये कन्नड़ भाषा और संस्कृत भाषा में दोनों में विद्वान थे, और इसी कारण इनको उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई थी। उभय कवि यानी जो दोनों भाषाओं में निपुण थे, तो उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। तो ये आपसे पूछ सकता है कि किसको उभय कवि चक्रवर्ती की उपाधि दी गई है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान देना है। इस काल की एलोरा का कैलाश मंदिर तथा एलिफेंटा की त्रिमूर्ति, जो कि शिव मूर्ति है, अधिक प्रसिद्ध है। तो ये एलोरा का कैलाश मंदिर और एलिफेंटा की त्रिमूर्ति, ये राष्ट्रकूट काल का प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। अगला एक मंदिर है सतलोकी का त्रयी पुरुष मंदिर, उच्च शिक्षा का मंदिर था ये। यहाँ पे उच्च शिक्षा प्रदान की जाती थी मंदिर में। तो मंदिर धार्मिक विषय वस्तु के अलावा वहाँ पे सामाजिक एवं शैक्षणिक विषय वस्तु के लिए भी प्रयोग किया जाता था, ठीक है। केंद्र थे मंदिर, इसको भी ध्यान देंगे। आगे चोल काल में इसमें और थोड़ा डिटेल में जानकारी मिलेगी। अगला कौन है? पल्लवों के बारे में, पल्लव टेरिटरी के बारे में देख लेते हैं। ये मैप में ये है पल्लव, पल्लव का टेरिटोरी यही था, क्षेत्र ये था पल्लव का, ठीक है। और ये इनका जो कैपिटल था कांची, कांची या कांची, ये यहाँ था, ये इनका कैपिटल था ये, ठीक है। तो ये है पल्लवों का मैप। आइए देख लेते हैं कि पल्लव काल के बारे में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए पल्लव राजवंश या कांची के पल्लव, कांची इनका कैपिटल था कांची, तो कांची के संदर्भ में हम लोग इनको कांची का पल्लव भी कहते हैं। इसकी स्थापना की थी सिंह विष्णु ने, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो सिंह विष्णु के दरबार में ही महाकवि भारवी रहते थे, महाकवि भारवी रहते थे। और इनकी एक प्रसिद्ध ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में किरातार्जुनीयम। तो मेरे प्यारे बच्चों ये भी ध्यान रखना है कि किरातार्जुनीयम किसका ग्रंथ है? महाकवि भारवी की रचना, जो कि सिंह विष्णु के दरबार को सुशोभित करते थे, ठीक है। तो महाबलीपुरम एवं नागपट्टनम पल्लवों के नौसेना के केंद्र थे, यानी कि नौसेना के केंद्र थे कि पल्लव लोग अपने नेवल शक्ति के लिए भी, नेवल विंग के लिए भी जाने जाते थे, क्योंकि नौसेना के केंद्र महाबलीपुरम नागपट्टनम में मिले हैं। एक महत्वपूर्ण शासक है महेंद्र वर्मन प्रथम, 600 से लेकर 630 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था। और महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही मत्स्य विलास प्रहसन की रचना की थी। एक हास्य की पुस्तक है ये, हास्य विनोद की पुस्तक, यानी कॉमेडी की पुस्तक है ये। और इसमें किस पर व्यंग कसा है? इसने कापालिकों पर और बौद्ध भिक्षुओं पर व्यंग किया गया है, ठीक है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने अपने मत्स्य विलास प्रहसन में व्यंग किया है। तो मत्स्य विलास प्रहसन पे कई बार क्वेश्चन बना हुआ है कि किसने लिखा है। तो महेंद्र वर्मन द्वारा रचित संगीत ग्रंथ कुडमिमालय है। महेंद्र वर्मन ने एक संगीत ग्रंथ की भी रचना की थी जिसको कुडमिमालय कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि महेंद्र वर्मन से पूछ लेगा कि इनकी हास्य की रचना कौन सी है, हो सकता है ऑप्शन में ये दे दे, लेकिन ध्यान रखना ये संगीत ग्रंथ है कुडमिमालय। और जबकि मत्स्य विलास प्रहसन एक हास्य विनोद की पुस्तक है, तो ये भी ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, आगे क्या है? आगे नरसिंह वर्मन प्रथम के बारे में दिया गया है, तो ये भी देख लेते हैं। इसने बादामी पर अधिकार किया, ठीक है, अधिकार किया, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया। पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करने के बाद इसने एक वातापी कोंड की उपाधि धारण की। बादामी या वातापी, ये यहाँ का शासक था पुलकेशिन द्वितीय। तो इसको हराने के बाद, इसको पराजित करने के बाद इसने वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी नरसिंह वर्मन प्रथम ने। ये भी देखना है। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम में एकास्मक रथ मंदिर का निर्माण करा है। एकास्मक रथ यानी मोनोलिथिक, एक बड़े से
चट्टान को काट कर जो मंदिर बनते थे उसको मोनोलिथिक या एकास्मक रथ मंदिर कहते थे। तो इसका निर्माण किसने किया? नरसिंह वर्मन प्रथम ने किया। इसने महामल्ल या मामल्ल की उपाधि धारण की, महामल्ल या मामल्ल की उपाधि धारण की, और इन्हीं के नाम पर मामल्ल शैली कहा जाता है। इनके जो मंदिर स्थापत्य की शैली है मामल्ल शैली कहा जाता है नरसिंह वर्मन प्रथम के नाम पर। ठीक है, मामल्लपुरम नगर की स्थापना की। मामल्लपुरम, इसी को महाबलीपुरम भी कहा जाता है, मामल्लपुरम को महाबलीपुरम भी कहा जाता है, की स्थापना किसने की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम ने की थी। इसके दरबार में चीनी यात्री ह्वेनसांग 641 ईस्वी में कांची गया था, इनके कैपिटल में ह्वेनसांग गया था, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ह्वेनसांग साउथ में भी गया था, वो भी पल्लवों के दरबार में। आगे देख लेते हैं। आगे नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। इसने कांची के कैलाशनाथ मंदिर व महाबलीपुरम के 16 मंदिरों का निर्माण कराया। नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसको कि राजसिंह भी कहा जाता है, तो राजसिंह कहा जाता है, तो राजसिंह ने राजसिंह के नाम पे राजसिंह शैली का भी निर्माण हुआ, या उस काल में जो भी मंदिर बने उसको राजसिंह शैली की संज्ञा दी जाती है, ये भी ध्यान रखना है। इसके राज्यसभा में प्रसिद्ध लेखक दंडिन रहते थे, जिन्होंने 10 कुमार चरितम, दंडिन ने क्या क्या लिखा? 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा, ठीक है, तथा काव्यादश की रचना की। तो ये जो प्रसिद्ध लेखक दंडिन थे, इनके 3 महत्वपूर्ण कृति हैं, 10 कुमार चरितम, अवंती सुंदरी कथा व काव्यादश की रचना की, या इनकी कृति है। अगले परमेश्वर वर्मन द्वितीय, ठीक है, इसने कांची में मुक्तेश्वर मंदिर तथा बैकुंठ पेरुमल मंदिर का निर्माण कराया, परमेश्वर वर्मन द्वितीय ने। तो ये भी मेरे प्यारे बच्चों महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं क्या क्या पॉइंट है। अब देखिए पल्लवों के कला तथा स्थापत्य को देख लेते हैं। ठीक है, अपने कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध थे, तभी तो द्रविड़ स्थापत्य कला में इन्होंने अपनी कुछ क्षेत्रीय शैलियों को भी जन्म दिया, जो इनके शासकों के नाम पर थी। पल्लव कला ही द्रविड़ कला शैली का आधार बनी। यानी अगर मैं कहूं कि द्रविड़ जो कला शैली थी उनका विकास किस काल में हुआ, तो पल्लवों के काल में उनका विकास हुआ, ये देखने को मिलता है। तो इसे प्रारंभ करने का श्रेय महेंद्र वर्मन प्रथम को है। महेंद्र वर्मन प्रथम ने ही द्रविड़ कला शैली को प्रारंभ किया। दक्षिण भारत की मंदिर स्थापत्य शैली के 3 प्रमुख अंग थे, मंडप, रथ तथा विशाल मंदिर। तो पहली बार जो गुफाओं को काटकर यानी कि ये जो पत्थर, ये जो बड़े बड़े पत्थर हुआ करते थे, ऐसे पत्थरों को काटकर इस तरीके से मंदिर बनाते थे। तो इन मंदिरों को मंडप की संज्ञा दी गई, इसको गुफा मंदिर भी कहते हैं, इनको मंडप की संज्ञा दी गई है। तो ध्यान रखेंगे पल्लव काल के संदर्भ में इन्हें केवल गुफा मंदिरों को ही मंडप कहा जाता है, तो ऐसे ध्यान देंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 4 शैलियों का विकास हुआ, जिसमें है महेंद्र वर्मन शैली। पहला है महेंद्र वर्मन शैली। देखिए इसमें क्या था, कठोर पाषाणों को काटकर गुहा मंदिरों का निर्माण किया गया। तो प्रारंभ कहां किए कि कोई बहुत बड़ा पर्वत है, कोई चट्टान है, तो उस चट्टान को काटकर वहीं पे मंदिर बनाते थे, जिसको मतलब गुफा की तरह मंदिर होता था, तो गुहा मंदिर का नाम दिया गया, जिन्हें मंडप कहा जाता है। ठीक है, जैसे मड्डक पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, मड्डक पट्टू का त्रिमूर्ति मंडप, पल्लवरम का पंच पांडव मंडप, ठीक है, भैरव कोंडा का मंडप इत्यादि, ये सब मंडप थे, यानी गुहा मंदिर थे। तो इसको भी ध्यान रखना है। अगला है मामल्ल शैली। ठीक है, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में इसका विकास हुआ, इसको महामल्ल या मामल्ल शैली के काल में। ठीक है, इसके अंतर्गत 2 प्रकार के स्मारक बने, जिसको मंडप और रथ या एकाश्म मंदिर, मंडप, रथ या एकाश्म मंदिर। तो देखो हुआ क्या कि इनके काल में, नरसिंह वर्मन प्रथम के काल में मंडप तो थे ही। मंडप यानी क्या कि जो चट्टान था, चट्टान को काटकर गुफानुमा आकृति बनाते थे और उसी में मंदिर बना देते थे। तो मंडप तो था ही, प्लस रथ या एकास्मक मंदिर बने, रथ या एकास्मक मंदिर, मोनोलिथिक टेम्पल, एकास्मक मंदिर। कोई बड़ा सा चट्टान काट लिए और उसी चट्टानों की सहायता से एक बड़े से मंदिर को बना दिए।
तो उसी को रथ या एकात्मक मंदिर। तो नरसिंहवर्मन प्रथम के काल में मंडप प्लस रथ दोनों दिखाई देता है, ठीक है। एकात्मक मंदिर में देखिए द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, पांडवों का रथ बनाया गया था जिसमें द्रौपदी रथ सबसे छोटा है, और युधिष्ठिर का रथ धर्मराज का, यानी युधिष्ठिर का रथ सबसे बड़ा है, भाइयों में सबसे बड़ा थे, तो रथ भी जाहिर सी बात है सबसे बड़ा बनना था, ठीक है। और इन्हीं जो रथ मंदिरों को सप्तगोड़ा भी कहा जाता है। तो आगे देख लेते हैं और कौन से पॉइंट है। अगला है राजसिंह शैली, राजसिंह शैली, ठीक है। तो राजसिंह शैली सर्वाधिक विकास हुआ, ये जो तीसरी शैली है राजसिंह शैली, इसमें सर्वाधिक विकास हुआ, मतलब सर्वाधिक मात्रा में मंदिर बनाए गए। देखिए ईंट और पाषाण आदि की सहायता से, ठीक है, इमारती मंदिरों का निर्माण हुआ। इसको बोलते हैं फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल, फ्री स्टैंडिंग टेम्पल। इस काल में सर्वाधिक विकास क्यों देखने को मिलता है? क्योंकि ईंटों का भी प्रयोग हुआ और पत्थरों का भी प्रयोग हुआ। तो पत्थरों की तुलना में ईंटों का प्रयोग करना आसान था, तो सर्वाधिक जो मंदिर देखेंगे या मंदिरों का विकास देखेंगे तो राजसिंह शैली में देखने को मिलेगा। तो इसको ध्यान रखना है। इनके मंदिरों को फ्री स्टैंडिंग टेम्पल भी कहा जाता है। इसके कुछ उदाहरण है, मामल्लपुरम का तटीय शोर मंदिर, मामल्लपुरम का तटीय शोर मंदिर ये है। कांची के कैलाशनाथ मंदिर, ये भी ध्यान देना है। नंदीवर्मन या अपरिचित शैली, नंदीवर्मन या अपरिचित शैली, मंदिर इनके काल में अपेक्षाकृत छोटे बनते थे, जैसे कांची के मुक्तेश्वर मंदिर और मतंगेश्वर मंदिर इत्यादि। कहा जाता है कि ये जो नंदीवर्मन के काल में, नंदीवर्मन के काल में जो इनकी मंदिर स्थापत्य शैली थी वो लगभग अपने पतनशील अवस्था में थी, यानी डिक्लाइनिंग फेज में थी, तो इसीलिए अपेक्षाकृत छोटे मंदिर बने, तो ये भी ध्यान देना है। आइए आगे चलते हैं। आगे चोलों के बारे में, चोलाज के बारे में है। तो देखिए इनका एक मैप को समझ लेते हैं। ये है, ये चोल राज्य का प्रत्यक्ष नियंत्रण का क्षेत्र है, यहाँ डायरेक्ट कंट्रोल था, ये चोला टेरिटरी है। और चोलों ने युद्ध के माध्यम से, युद्ध के माध्यम से कहाँ का इन्फ्लुएंस, कहाँ कहाँ युद्ध किया या कहाँ कहाँ प्रभावित किया, ये देखिए श्रीलंका तक भी पहुंचे, ठीक है। आप देखेंगे इधर भी कडारम, ठीक है, मलय, जावा, मलय, सुमात्रा, यहां तक लगभग पहुंचे ये। तो ये चोलों का इन्फ्लुएंस क्षेत्र था और ये व्यापारिक मार्ग था, व्यापारिक मार्ग था। ऐसा माना जाता है कि जब चोलों ने यहां पर क्यों आक्रमण किया, क्योंकि जो चाइना से, यहां पे ये चाइना से व्यापार करते थे, ट्रेड करते थे। तो जो चाइनीज व्यापार हुआ करता था, चाइना से व्यापार हुआ करता था, उसमें ये जो यहाँ के लोग थे, कडरम के लोग थे या साउथ ईस्ट एशिया के जो भी शासक थे, ये बाधा पहुंचाते थे। तो व्यापार स्वतंत्रता पूर्वक संचालित हो जाए उसके लिए इन्होंने, चोलों ने यहाँ पर भी अपना आधिपत्य की स्थापना की, यहाँ पर भी हमला किया, इसको भी ध्यान रखना है। तो आइए चोला के बारे में और जो महत्वपूर्ण जानकारी ये भी देख लेते हैं। चोल साम्राज्य बहुत ही इंपॉर्टेंट साम्राज्य है, इसको भी ध्यान देना है। सबसे पहले देख लेते हैं कि स्थापना किसने की थी? विजयालय ने की थी। चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने की थी और विजयालय ने तंजौर को अपनी राजधानी बनाई थी, तंजौर को, ये भी ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण शासक थे आदित्य प्रथम, इसने चोलों को पूर्ण स्वतंत्र किया एवं पल्लव सत्ता को समाप्त कर दिया। स्टार्टिंग में चोल ये पल्लवों के अधीन थे, बाद में इसने पूर्ण स्वतंत्र सत्ता स्थापित की, ठीक है, और पल्लवों को भी पराजित किया, इसने समाप्त कर दिया। इसने तोंडे नाडु, नरकेसरियम, कोदंडराम की उपाधि धारण की। बहुत बड़े बड़े उपाधियां इन्होंने धारण की। तोड़े नाडु, नरकेसरी एवं कोदंडराम की उपाधि धारण की। ये तीनों उपाधि देख के पूछ सकता है किसने धारण की थी? आदित्य प्रथम ने धारण की थी। अगला जो महत्वपूर्ण शासक है परांतक प्रथम, ये देख लेते हैं। परांतक प्रथम के समय उत्तमेरुर के अभिलेख, उत्तमेरुर के अभिलेखों से चोल स्थानीय प्रशासन की जानकारी मिलती है। देखिए चोल शासक अपने प्रशासन के लिए और प्रशासन में विशेषतः अपने स्थानीय प्रशासन के लिए जाने जाते हैं चोल, ठीक है। अन्य बातों के अलावा स्थानीय प्रशासन इनका जबरदस्त था चोलों का, ये भी ध्यान रखना है। इसने मदुरै कोंड की उपाधि धारण की थी, मदुरै कोंड की। परांतक द्वितीय को सुंदर चोल भी कहा जाता है। सॉरी। उत्तम चोल,
ठीक है, उत्तम चोल ने चोलों में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए। आपसे पूछ सकता है कि चोल साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक ने सोने के सिक्के जारी किए, तो उत्तम चोल ने जारी किए, ये भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, राजराज प्रथम को देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक है राजराज प्रथम। राजराज प्रथम के राज्यारोहण के साथ ही चोल शक्ति का उत्कर्ष प्रारंभ हुआ। नाम में भी राजराज, 2 बार राजराज आया है, तो समझिए कितना मतलब ज्यादा राज किया होगा, या कहां कहां आक्रमण किया वो भी देख लेते हैं। उसने चेरो, केरल के राजा रवि वर्मा की नौसेना को कंडलूर के युद्ध में, जो केरल के राजा थे रवि वर्मा, उनको कंडलूर के युद्ध में पराजित किया। और कौन सी उपाधि धारण की? कंडलूर सालय कलमरूत, कंडलूर सालय कलमरूत की उपाधि धारण की। बहुत ही मतलब बोलने में भी बहुत अजीब लग रहा, कितनी बड़ी उपाधि थी। तो आपसे पूछ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, कंडलूर के युद्ध में, आजकल जो यूपी कमीशन की प्रश्न पूछने की जो परंपरा या जो ट्रेडिशन चेंज हो रहा है, उसमें 4 युद्ध दिए रहेंगे। अब आपसे कहेगा क्रोनोलॉजी पूछ लेगा कि चारों युद्ध को आप क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग सेट करिए। तो कंडलूर का युद्ध भी उसमें अगर एक दे देगा तो पता ही नहीं चलेगा किस काल का है, तो ये राजराज प्रथम के समय का है, तो इसको ध्यान रखना है, कंडलूर का युद्ध। आगे देख लेते हैं, राजराज प्रथम ने श्रीलंका पर आक्रमण किया। श्रीलंका पर आक्रमण किया था लेकिन पूर्णतः पराजित नहीं कर पाए थे, ठीक है, लेकिन उसके शासक महेंद्र पंचम को पराजित किया एवं श्रीलंका के उत्तरी भाग को चोल साम्राज्य का प्रांत बना लिया, ठीक है। और उसने मुमडी चोल मंडलम का नाम दिया, मुमडी चोल मंडलम। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जब राजराज ने उत्तरी श्रीलंका पर कब्जा किया तो उसे क्या नाम दिया? मुमडी चोल मंडलम का नाम दिया, तो इसको ध्यान रखना है। राजराज प्रथम ने अपनी विजयों का समापन मालदीव समूह की विजय से किया, मालदीव पर विजय किया। अब इसी से पता चल रहा है कि नौसेना वगैरह कितना मजबूत रहा होगा, तभी तो आप मतलब बंगाल की खाड़ी को पार करके हमला करने जा रहे हो, तो ये भी ध्यान रखना। इसने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, शिव मंदिर था, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर शिव मंदिर था, तो राजराज ने अपने ही नाम पर राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया, इसको बृहदेश्वर मंदिर भी कहा जाता है। राजेंद्र प्रथम के बारे में देख लेते हैं। राजेंद्र प्रथम ने देखिए संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया, राजराज का काम जो अधूरा रह गया था उसको पूरा किया राजेंद्र प्रथम ने, ये भी ध्यान रखना है। संपूर्ण श्रीलंका को विजित किया इसने, ठीक है। स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा है। स्मिथ इतिहासकार है, स्मिथ ने राजेंद्र प्रथम को, ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसको दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है? राजेंद्र प्रथम को दक्षिण का नेपोलियन कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे कि किसको भारत का नेपोलियन कहा जाता है, या भारत के नेपोलियन की संज्ञा किसको दी गई है। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आगे चलते हैं कि राजेंद्र प्रथम के समय नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ। नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ, प्रूफ क्या है इस बात का कि सर्वाधिक हमला भी तो किया इसने, संपूर्ण श्रीलंका को जीता, तो और बड़ी सेना लेके गया होगा संपूर्ण श्रीलंका को जीतने के लिए, तो नौसेना का और भी बड़ा विकास करना पड़ा होगा, इसीलिए कहा जाता है कि राजेंद्र प्रथम के काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास हुआ। आगे देख लेते हैं, इसने बंगाल के पाल शासक महिपाल प्रथम को पराजित किया, गंगा घाटी में हमला किया। जो इसका गंगा घाटी का अभियान था पाल शासक महिपाल प्रथम के खिलाफ था, और इसको पराजित किया, और अपनी सफलता पर या अपने विजय पर उसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की, गंगई कोंड चोल, ठीक है। और एक नया नगर बसाया, कौन? गंगई कोंड चोलपुरम नगर को बसाया। कहां पे है? वर्तमान में त्रिचनापल्ली में है ये। तो किसने गंगई कोंड चोल की उपाधि धारण की थी बताइए? राजेंद्र चोल ने, ये ध्यान रखना है। चोल जहाजी बेड़े ने बंगाल की खाड़ी को पार कर कडारम के श्री विजय नरेश संग्राम कुलोत्तुंग वर्मन को पराजित किया। जो कडारम मैंने मैप में दिखाया था, वहां का नरेश था श्री विजय, उसको पराजित किया। वहां का नरेश कौन था? संग्राम कुलोत्तुंग प्रथम को पराजित किया। और कडारण सहित 12 द्वीपों, साउथ ईस्ट एशिया के 12 द्वीपों पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। जावा, सुमात्रा व मलाया में श्री विजय साम्राज्य था। जब इसने हमला किया तो श्री विजय साम्राज्य था वहां पे,
तो इसको भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। आइए आगे चलते हैं। राजेंद्र प्रथम के बारे में कुछ और पॉइंट है। राजेंद्र प्रथम पहला भारतीय चोल शासक था जिसने अरब सागर पर अपनी प्रभुता कायम की, अपनी प्रभुता कायम की। वैसे भी बंगाल की खाड़ी को चोलों का झील माना जाने लगा था, ठीक है। अन्य शासक कौन थे? राजाधिराज प्रथम थे, राजेंद्र द्वितीय थे, वीर राजेंद्र थे, कुलोत्तुंग प्रथम थे और विक्रम चोल थे। इसको क्रम से लगाने के लिए पूछ सकता है, तो एक बार शासकों का नाम आप ध्यान से देख लीजिए और इसको हो सके तो नोट डाउन कर लीजिए कहीं। क्रम से लगाने के लिए कभी भी पूछ सकता है। अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय था। इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था, ठीक है। तो 1250 से 1279 ईस्वी में के बाद चोल पांड्यों के अधीन हो गए। जो इतना बड़ा चोल साम्राज्य था पांड्यों के अधीन हो गए वो, तथा चोल राज्य था होयसल वो पांड्यों में विभाजन हो गया। इतने बड़े साम्राज्य को दो भागों में विभाजन हुआ, होयसलों के और पांड्यों के अधीन। तो ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको ध्यान रखना। अगर चोल शायद दिल्ली में शासन करते तो जब ये इंडिया के बाहर भी जाके हमला कर रहे हैं तो कहानी कुछ और हो सकती थी, इतिहास कुछ और हो सकता था। आइए चोलों के बारे में कुछ और पॉइंट को देख लेते हैं। जो चोल राज्य था पेन्नार एवं वेल्लारू नदियों के मध्य स्थित था। पेन्नार एवं वेल्लारू नदियों के मध्य में स्थित था चोल साम्राज्य। ये देख, अब चोल के प्रशासन के बारे में देख लेते हैं कि इतना जो बड़ा साम्राज्य था बिना एक उत्कृष्ट प्रशासन के पॉसिबल नहीं था। तो देख लेते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी और जो जितने भी चोल शासक थे ये शैव धर्मावलंबी थे। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना है। देखिए जो सरकारी अधिकारी थे ये दो श्रेणियों में विभाजित थे। पहली जो श्रेणी थी पेरुंदम, उच्च श्रेणी थी पेरुंदम, और सिरुंदम निम्न श्रेणी थी अधिकारियों की, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, पेरुंदम और सेरुंदम क्या था, क्वेश्चन पूछेगा। तो ये अधिकारियों की श्रेणी थी चोल काल में। कुछ अधिकारी राजा कुछ अधिकारियों को उदयन कुट्टम कहा जाता था। उदयन कुट्टम क्या था? राजा के उच्च अधिकारियों को उदयन कुट्टम कहा जाता था। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको भी ध्यान देना है। कुछ प्रमुख अधिकारी के बारे में देख लेते हैं। ओलय नायकम, ओलय नायकम मतलब प्रधान सचिव के रूप में कार्य करता था। तिरुंदम एक प्रधान कर्मचारी था तिरुंदम। और नड्डू बिरुक्कय, नड्डू बिरुक्कय क्या था? राजा व प्रजा के मध्य का अधिकारी था, एक मीडिएटर अधिकारी था राजा व प्रजा के मध्य, नड्डू बिरुक्कय। आगे देख लेते हैं। कुछ भूमिदान भी दी गई थी, ब्राह्मणों को दी गई भूमिदान ब्रह्मदान, मंदिरों को दी गई दान देवदान, और शैक्षणिक प्रयोजन के लिए दी गई भूमि शाला भोग, यानी पाठशाला के लिए दी गई भोग शाला भोग। तो ये कहा जाता था, इसको भी ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए प्रशासन की सुविधा के लिए चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। जो चोल प्रशासन था, चोल प्रशासन जो चोल साम्राज्य था, चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभाजित था। और प्रांत को क्या कहते थे? मंडलम कहते थे, प्रांत को मंडलम कहते थे। देखिए अवरोही क्रम में चोल साम्राज्य की प्रशासनिक इकाइयां क्या थी देख लेते हैं। तो जो सबसे बड़ी इकाई थी राजा, राजा के अंदर कई मंडलम रहते थे, मंडल, कई मंडल रहते थे। मंडल यानी प्रांत लेवल का था, प्रांत लेवल का मंडल। और प्रांत के अंदर वलनाडु जिला रहते थे। एक प्रांत के अंदर कई वलनाडु रहते थे और वलनाडु के अंदर कई नाडु रहते थे, और नाडु के अंदर कुर्रम या कोट्टम रहते थे। ये ध्यान रखना है। तो सबसे बड़ी जो इकाई थी राजा थी, राजा के बाद मंडल थी। हो सकता है क्वेश्चन में राजा न दे, आपसे पूछ ले कि मंडल, वलनाडु, नाडु, कोट्टम में सबसे बड़ी इकाई कौन थी? मंडल थी। और जब जो सबसे छोटी इकाई थी कुर्रम या कोट्टम थी। तो इसको ध्यान रखना है, क्रम से ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं इनके प्रशासन के बारे में। देखो चोलों की जो सबसे महत्वपूर्ण देन है स्थानीय प्रशासन, इनका लोकल गवर्नमेंट जबरदस्त था। ये ध्यान रखना, यहां से कई बार क्वेश्चन आया हुआ है, मेंस में भी आया हुआ है क्वेश्चन यहां से। चोल अभिलेखों में 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है, 3 प्रकार की सभाओं का उल्लेख मिलता है। पहली कौन सी थी? उर थी, उर। यह सभी लोगों की ग्राम सभा थी, ठीक है। और इसकी कार्यकारिणी समिति को आलूगढ़म कहा जाता था, आलूगढ़म कहा जाता था। जो उर की कार्यकारिणी समिति थी आलूगढ़म कहा जाता था इसको। तो इसको भी ध्यान रखना है मेरे प्यारे बच्चों। सभा या महासभा, ठीक है, यह गांव के वरिष्ठ ब्राह्मणों की सभा थी।
नगरम, यह व्यापारिक समुदाय की प्रशासनिक सभा थी। नगरम नगर से लग भी रहा है कि व्यापार वगैरह के लिए एक प्रशासनिक सभा थी। ठीक है, इसमें केवल व्यापारी लोग भाग लेते थे, ये ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। स्थानीय प्रशासन समितियों द्वारा संचालित होता था। ठीक है, इनका जो स्थानीय प्रशासन था वो समितियों द्वारा संचालित हुआ करता था, और इन समितियों को क्या कहते थे? वारियम कहते थे। समितियों को वारियम कहते थे। तो वारियम क्या था चोल काल में? तो जो समितियों का संचालन किया जाता था, स्थानीय प्रशासन का जो संचालन समितियों द्वारा किया जाता था, तो उन समितियों को वारियम कहा जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना है। चलते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट है समाज के बारे में। चोल काल में सामाजिक स्थिति क्या देख लेते हैं। चोल समाज में क्षत्रिय व वैश्य वर्ग अनुपस्थित थे। क्षत्रिय व वैश्य वर्ग अनुपस्थित थे तथा समाज मुख्यतः दो भागों में विभाजित था, ब्राह्मण और नॉन ब्राह्मण। ब्राह्मणों या अब्राह्मणों में बटा हुआ था। व्यापार के बारे में देख लेते हैं। व्यापार श्रेणियों द्वारा नियंत्रित होता था, जिनमें मणिग्रामम, वलंजियर तथा नाना देशी प्रमुख थे। नाना देशी प्रमुख थे। इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, आईएएस के प्रीलिम्स में भी पूछा हुआ है कि मणिग्रामम, वलंजियर, नाना देशी क्या थे। पीसीएस में भी पूछा हुआ है, तो ध्यान देंगे ये व्यापारियों की श्रेणी थी। ठीक है, मणिग्रामम, वलंजियर और नाना देशी। और इनमें जो सबसे मजबूत थी कौन सी थी? नाना देशी थी। जो व्यापारिक श्रेणी नाना देशी थी सबसे मजबूत थी, तो इसको ध्यान देना है। आगे देख लेते हैं। चोल कला एवं स्थापत्य के बारे में देख लेते हैं। चोल काल में पल्लवों द्वारा प्रारंभ, जो देखिए जो पल्लव ने द्रविड़ शैली को जो प्रारंभ किया था, चोल काल में अपने पीक पर पहुंचा, अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा। ठीक है, द्रविड़ मंदिर स्थापत्य कला अपने पराकाष्ठा पर पहुंचा। मंदिर न केवल धार्मिक बल्कि आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के भी केंद्र हुआ करते थे। तो ये भी ध्यान देना है। इस स्टेटमेंट में आपको देख के पूछ सकता है आपसे कि मंदिर धार्मिक विषय वस्तु थे। नहीं, धार्मिक के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु भी थे। चोल काल में बनी नटराज शिव की प्रतिमा, कांस्य प्रतिमा, बहुत ही फेमस प्रतिमा है, आज भी प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये भी ध्यान देंगे, अधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, चोल मंदिरों में के विषय में फर्गुसन ने कहा है। ठीक है, चोल कलाकारों ने जो इनका मंदिर निर्माण हुआ दानवों की भांति हुआ। किसने कहा है? फर्गुसन ने किया है कि जो इन्होंने मंदिर निर्माण किया वो दानवों की भांति किया। ठीक है, और जो इनका विन्यास किया वो जौहरियों के रूप में किया। तो ये पूछ सकता है आपसे। ठीक है, तो ये ध्यान रखें। इनके जो मंदिर मिले हैं लगभग 200 फीट के मंदिर मिले हैं। तो इस संदर्भ में कहा जा रहा है कि ऐसा लगता है जैसे दानवों ने इनका निर्माण किया है। चोल द्रविड़ शैली की प्रमुख विशेषता वर्गाकार या ऊंचे विमान थी, ये भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। इनके कुछ मंदिर देख लेते हैं और किन शासकों ने बनवाया, कहां पर। तो पहला है चेलेश्वर मंदिर। चोलेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर, चोलेश्वर मंदिर विजयालय ने बनाया है। कहां पे? नरत्तमलय में, नरत्तमलय में बनाया है, ये ध्यान देना है। कोरंगनाथ मंदिर, दूसरा जो महत्वपूर्ण मंदिर है कोरंगनाथ मंदिर, परांतक प्रथम ने बनाया है। कहां पे? त्रिचनापल्ली में बनवाया है। ठीक है, और बृहदेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर राजराज प्रथम ने बनवाया है, राजराज प्रथम ने। ठीक है, तंजौर में। और अगला है ऐरावतेश्वर मंदिर, ये राजराज द्वितीय ने बनवाया है, धारासुरम, तंजौर में ये भी है धारासुरम। अगला है कि त्रिभुवनेश्वर मंदिर, ये किसने बनवाया है? ये बनवाया कुलोत्तुंग द्वितीय ने बनवाया है त्रिभुवन में। और जो एक और मंदिर है कमरेश्वर मंदिर, इसको कुलोत्तुंग तृतीय ने बनवाया है। कहाँ पे? त्रिभुवन में ही बनवाया है। तो ये कुछ मंदिर थे और कुछ शासकों ने इसको बनवाया था, और कहाँ पर बनवाया था ये हमने देखा। आगे देख लेते हैं आगे कौन से पॉइंट है। अब देखिए दक्षिण भारत के कुछ साहित्य को देख लेते हैं। इसमें केवल चोलों के साहित्य नहीं और भी काल के साहित्य हैं, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले कन्नड़ साहित्य के बारे में देखेंगे। कन्नड़ साहित्य के बारे में, कन्नड़ साहित्य। तो राष्ट्रकूट शासक अमोघ वर्ष ने कविराज मार्ग की रचना की, कविराज मार्ग की रचना की अमोघ वर्ष ने। ये जो अब जो बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न किसको कहा जाता है? पंप, पोन्न व रन्न। जो कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है पंप, पोन्न
वह रन्न, कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न कहा जाता है इनको। ये 10वीं शताब्दी में थे। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट है कि पंप ने आदि पुराण सॉरी पंप ने आदि पुराण की रचना की, और विक्रमार्जुन विजय की भी रचना की। पौन्न ने शांति पुराण की रचना की तथा रन ने अजित पुराण की रचना की। ये जो त्रिरत्न थे तीनों ने एक एक पुराण की रचना की, तो इसको ध्यान रखना है। अब तेलुगु साहित्य को देख लेते हैं। 11वीं शताब्दी में नन्ही या नन्नय्या ने महाभारत के प्रथम 2 पर्वों तथा आरण्यक पर्वों का कुछ अंशों का तेलुगु में रूपांतरण किया, नन्नय्या ने किया। नन्नय्या को द्राक्षा पाक या अंगूरी शराब बनाने वाले की उपमा दी जाती है। द्राक्षा पाक या अंगूरी शराब बनाने वाले की उपमा दी जाती है नन्नय्या को, ठीक है। टिक्कन ने महाभारत का तेलुगु में रूपांतरण किया, टिक्कन ने, ठीक है। नन्नय्या और टिक्कन एवं एरा प्रगढ़, इन तीनों को मिलाकर तेलुगु साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है। नन्नय्या, टिक्कन और एरा प्रगढ़, इन तीनों को तेलुगु साहित्य का त्रिरत्न कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं। तमिल भाषा के बारे में है। कंबन और ओटकुट्टन तथा पुगलेनिद, कंबन, ओटकुट्टन और पुगलेनिद तमिल साहित्य के त्रिरत्न हैं, इसको भी ध्यान देना है। तो तीनों भाषाओं के त्रिरत्न हमने देखा। रामावतारम, ये कंबन का तमिल रामायण है, रामावतारम, राम के नाम पर है तो ऐसे याद हो जाएगा रामावतारम, ठीक है। और एक और पॉइंट है कि महाभारत के तमिल अनुवादक कौन थे? पेरुन देवनार थे। पेरुन देवनार ने तमिल भाषा में महाभारत का अनुवाद किया, तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको भी ध्यान रखना है। आगे देख लेते हैं, कुछ है तो आगे कुछ नहीं। तो ये हमने देखा आज पूर्व मध्यकाल में साउथ इंडिया को बहुत डिटेल में कवर किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में नई एनर्जी के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए। धन्यवाद।